राजस्थान में 108, महाराष्ट्र में 107, ओडिशा में 102 और पंजाब में 100 रुपये के भाव से पेट्रोल बिक रहा है। आम जनता ये नहीं समझ पा रही कि वो पेट्रोल खरीद रही है या फिर एंटी मैटर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं करण दीक्षित। दोस्तों, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट्स पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसके नतीजे के तौर पर आज हम पेट्रोल को 100 के पार देख सकते हैं। देश की आम जनता ये तो जानती है कि देश पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कितना निर्भर है, लेकिन देश की आम जनता ये बिल्कुल नहीं जानती कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के भाव इतने ज़्यादा बढ़ क्यों रहे हैं, पेट्रोल 100 के पार जा क्यों रहा है। आम जनता परेशान है, देश हैरान है। आम जनता परेशान है, देश हैरान है। 80 के पेट्रोल को महंगा कहने वाले मोदी जी अब 107 में बेच रहे हैं। समझ नहीं आता कि यही अच्छे दिनों का हिंदुस्तान है। तो वहीं अब कुछ लोग कहेंगे कि राष्ट्र निर्माण के लिए इतना योगदान तो हम दे ही सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आम जनता का जो हाल है वो आम जनता ही जानती है। चलिए देखते हैं कुछ क्लिप्स को। तेल की महंगाई से डर लगता है या चल जाता है? सर, डर लगता है। मैं कहता हूँ 1000 रुपये लीटर कर दो, इतनी गाड़ियाँ दिखना बंद हो जाएगा, लोग सुकून से चलेंगे। मोदी सरकार है, मोदी सरकार के राज में अगर ऐसी तेल बढ़ते रहेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, आम पब्लिक कहाँ जाएगी। जिंदगी जीने का मजा नहीं आ रहा, जैसे जिंदगी जीने में खुल के मजा आता था ना, अब तो ऐसे लग रहा है बस पृथ्वी में वक्त काट रहे हैं हम। भाइयों बहनों, ये सीना चौड़ा करने का सिर्फ श्रीगंगानगर जिले को ही हक नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पूरे भारत के हर जिले, हर शहर में लोग ये कहेंगे कि मोदी जी, हमारा सीना भी चौड़ा हो गया, हम भी आज देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। भाइयों बहनों, विपक्ष वाले हमें कहते हैं कि मोदी जी, जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हमारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर कम चलेगी, आगे नहीं जा पाएगी। मित्रों, मैं रहूं ना रहूं, लोग रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए, और इसलिए गाड़ी आगे जानी जरूरी नहीं। भाइयों बहनों, ये देश आगे जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द जोक, चलिए जानते हैं क्या है मोदी सरकार का कहना बढ़ते पेट्रोल की कीमतों पर। निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 1.44 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी कर दिया था और फिर पेट्रोल के प्राइस घटा दिए थे। मैं मनमोहन सिंह जी की सरकार की तरह चालबाजी नहीं कर सकती। मनमोहन सिंह जी की सरकार में जारी किए गए ऑयल बॉन्ड की वजह से आज हमारी सरकार पे बोझ आ पड़ा है, इसलिए मैं पेट्रोल प्राइस कम करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, या फिर मैं पेट्रोल प्राइस कम नहीं कर सकती। तो वहीं बीजेपी ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया था, जो कि कुछ इस प्रकार था। अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइस पे क्या कहा और किया था। उन्होंने कहा था कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, पर 1.3 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड बिना भरे ही चले गए। मोदी सरकार ने वो सारे बिल ब्याज के समेत चुकाए। हमें अपने बच्चों पर बोझ नहीं डालना चाहिए। अब आप ये बड़े बड़े शब्द सुनकर समझ नहीं पा रहे होंगे कि मसला क्या है, ऑयल बॉन्ड क्या है, कहना क्या चाहती है मोदी सरकार। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या सच में वजह है कांग्रेस आज के पेट्रोल प्राइस बढ़ने की? तो चलिए मैं समझाता हूँ। और हाँ दोस्तों, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे यहाँ पे, इस चैनल पे। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर बार मेरे वीडियो के हर गुहार पहुँच जाए आपके मोबाइल। तो दोस्तों, इस पूरे मसले को समझने के लिए मैं आपको बता दूँ कि 16 जून 2017 से आज तक पेट्रोल हमें डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम के जरिए मिलता है। मतलब अब इस पेट्रोल पर भारतीय सरकार का या फिर भारतीय सरकार का कोई भी हाथ नहीं है। मतलब भारत सरकार उसे नियंत्रित नहीं करती है। अभी पेट्रोल के भाव, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के भाव, पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, टरबाइन ऑयल के भाव सीधा अफिलिएट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट से। मतलब अगर इंटरनेशनल मार्केट में 1 रुपये पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो अगले ही सुबह 6 बजे भारत की मार्केट में भी या फिर भारत की पेट्रोल पंप्स में भी 1 रुपये पेट्रोल का प्राइस या फिर उसके हिसाब से टैक्स के हिसाब से टैक्स जोड़ के पेट्रोल का प्राइस बढ़ के मिल जाएगा आपको। अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स घटते हैं तो यहाँ पे भी पेट्रोल के रेट्स घट जाते हैं। पर दोस्तों, ये जो डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम के जरिए हमें पेट्रोल मिल रहा है, ये तो सिर्फ 2017 से है, मगर 2010 के पहले की बात करते हैं। 2010 के पहले भारत सरकार हमें पेट्रोल पे दिया करती थी सब्सिडी। क्या हुआ, नहीं मिली आपको? अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको नहीं मिली, कोई बात नहीं, सबको मिली है वो। एक्चुअली पैसा आपकी जेब में नहीं, कंपनी की जेब में जाता था। मतलब अगर पेट्रोल का पूरा प्राइस 80 रुपये होता था
तो उसका हम लोग चुकाते थे सिर्फ 67 रुपये या फिर 68 रुपये या फिर 70 रुपये, जबकि भारत सरकार उसका 10 रुपये एक्स्ट्रा चुकाती थी। कैसे समझते हैं? जैसे कि भारत में सप्लाई करती है पेट्रोल का, जो सप्लाई करती हैं कंपनियाँ वो है HPCL, BPCL, IOCL, ये सब कंपनियाँ हैं जो सप्लाई करती हैं पेट्रोल, डीजल, ये सब बेचती हैं, रिटेल करती हैं। तो यही कंपनियाँ जैसे भारत सरकार के पास जाएं और कहें कि भाई हमारा पेट्रोल जो है ये हमें 80 रुपये में पड़ रहा है और हम 80 रुपये से कम में इसको नहीं बेच पाएंगे, ऐसा वो कहें, तो भारत सरकार कहे अगर कि आप एक काम करिए, आप इसको 70 में ही बेचिए या फिर 70 में ही बेचिए, आप टेंशन न लीजिए, आपको 80 का पूरा रेट मिलेगा। कंपनी बोली कैसे? तो भारत सरकार ने कहा कि अरे 10 रुपये जो लोगों का है, जो लोग नहीं देंगे वो हम दे देंगे सब्सिडी के तौर पे, आप टेंशन मत लीजिए। तो कंपनी ने बोला फाइन है, भारत सरकार ने कहा है तो कंपनी को मिल जाएगा पैसा, इसलिए भारत सरकार ने देना चालू, मतलब कंपनीज ने देना चालू कर दिया कि हाँ भाई भारत सरकार ने कहा है तो कंपनी का पैसा मिल ही जाएगा। और वही कंपनी जो है, मतलब जैसे कंपनी को सब्सिडी के तौर पर मिलता था या फिर भारत की जनता को कम पैसा देना पड़ता था सब्सिडी के तौर पे। अब आप समझ गए होंगे, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर भारत में जो है पेट्रोल 67 रुपये का है तो असल में उसकी कीमत 67 रुपये नहीं, उससे ज़्यादा होती थी 2010 से पहले, जो कि कुछ पैसा उसका या फिर 8 रुपये 7 रुपये जो भी उसका रेट होता था एक्स्ट्रा, उससे बढ़ के 67 से बढ़ के वो पैसा सरकार चुकाती थी। खुद से आप समझ गए होंगे कि सब्सिडी कैसे मिलती थी। उसके बाद आप समझते हैं कि ऑयल बॉन्ड क्या है। तो दोस्तों ये जो सब्सिडी का पैसा है ना, जो भारत सरकार को देना था कंपनी को, अभी मैंने आपको जैसे समझाया, यही पैसा कैश ना दे के सिर्फ एक कागज़ उठा के उसमें लिख दिया जाए कि हाँ भाई हम आपको ये पैसा इस तारीख को लौटा देंगे। और जानते हो कैसे लौटा देंगे? ब्याज समेत। जी हाँ, भारत सरकार ने ऑयल कंपनियों को यही पैसा कैश ना दे के उनसे कहा कि हम आपको यही पैसा लौटा देंगे 2019 से 2026 के बीच में, ऐसा कुछ टाइम था, 2016 से 2026 के बीच में लौटा देंगे, वो भी ब्याज समेत। अब दोस्तों आपको पता है ये कर्जा कितना था जो नहीं लौटाया गया? ये कर्जा 2014 में 1,34,423 करोड़ रुपए था, या 1,34,423 करोड़, जो कि अब बचा है 1,30,923 करोड़ रुपए। और इसका सालाना आपको पता है कि हम ब्याज कितना देते हैं? कान संभाल के रखिए, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए हम सिर्फ सालाना ब्याज देते हैं। तो बिल्कुल तो मतलब हमारा आपका पैसा नहीं देश निर्माण के लिए तो जा ही रहा है, बिल्कुल जा रहा है भाई। 10,000 करोड़ रुपए हम कर्जा चुका रहे हैं, हम गरीब कैसे हो सकते हैं? हम ब्याज दे रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए, हम गरीब कैसे हो सकते हैं? अंग्रेज जो बोलते हैं गलत बोलते हैं, हम गरीब नहीं हैं। ये तो यूपीए सरकार की मेहरबानी है कि आज हम 10,000 करोड़ रुपए के कर्जे के तौर पे, या फिर मतलब नहीं कर्जे नहीं, हम उसे जो है सिर्फ ब्याज के तौर पे दे रहे हैं, समझिए। हंसी आती है ऐसे सोच के। मतलब अक्सर सरकारें ऐसा करती हैं अपने घोटाले को छुपाने के लिए या फिर अपना लेखा जोखा साफ करने के लिए। वही किया उस समय की यूपीए सरकार ने, भारत सरकार पे डाल दिया कर्जा, और सच में आंसू मोदी जी को झेलना पड़ रहा है। अगर 2014 से 2019 के बीच में देखा जाए तो मोदी सरकार ने 2 बॉन्ड भरे इस कर्जे के, मतलब 2 किस्तें भरी, और दोनों किस्तों की कीमत कुल मिला के 3500 करोड़ रुपए थी। ये जो किस्तें भरी गई इनको आप 2019 से 2020 के बजट रसीद में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं 2021 में पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है, आज क्या दिक्कत है? अरे तब का पेट्रोल का कर्जा आज हमें क्यों दिक्कत दे रहा है? तो समझते हैं इसको ऐसे। मोदी सरकार को 2021 में 16 अक्टूबर और 28 नवंबर को 5-5 हज़ार करोड़ रुपए भरना है, यानी कि टोटल, पप्पू जी से पूछें, नहीं आती उनको मैथ्स, 10,000 करोड़ रुपए भरने हैं टोटल, समझिए आप। तो मतलब मोदी सरकार को अब 2021 में 5,000 करोड़ 16 अक्टूबर को, 5,000 करोड़ 28 नवंबर को, मतलब 10,000 करोड़ रुपए भरने हैं। 2023 में नरेंद्र मोदी की सरकार की अगली किस्त की देनदारी जो बनती है वो 2023 में बनती है, जिसकी कुल कीमत 22,000 करोड़ रुपए है, प्लस उसका ब्याज, मतलब 2 साल का ब्याज 20,000 करोड़ रुपए, मतलब टोटल 42,000 करोड़ रुपीज़ मोदी सरकार को लगभग देने पड़ेंगे 2022 में। ना मैं मोदी का भक्त हूँ, ना मैं कांग्रेस का भक्त हूँ, ना मैं पप्पू जी का भक्त हूँ, सॉरी मतलब राहुल जी का भक्त हूँ, बट हाँ मैं भक्त सिर्फ सत्य का हूँ, अपने धर्म का हूँ, अपने देश का हूँ। बस मैं किसी की तरफदारी नहीं करूँगा, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उस समय ये कदम बहुत गलत लिया था, और कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि अगर मनमोहन सिंह जी खुद के दम पे सरकार चलाते या फिर खुद वो अपने मन के राजा होते तो शायद वो ऐसा कदम ना उठाते। वैसे तो हम सब जानते हैं ना कि कौन था
मनमोहन सिंह जी के पीछे जो असली राजा था। वी नीड टू अंडरस्टैंड सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी मोस्टली यूथ है, ठीक है, और यूथ को ही समझना है कि दिक्कत कहाँ आ रही है, कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी गलत है। कल को देश चलाना है हमें। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके मतलब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ये वीडियो, उन्हें बताएं कि पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है। लाइक सबको जानने का हक है ना देश में कि भाई वोट करते हो ना आप वोट करते हो, आप टैक्स भरते हो, तो आपको जानने का हक है पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है। और बिल्कुल ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये हर भारतवासी का हक है। एंड दैट्स ये है, दैट्स हम आपको समझा रहे हैं। नहीं, मैं सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक आम जनता हूँ के सही क्या है और गलत क्या है ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। मतलब अगर मैं बनाऊँ, आपको पसंद आ रहा है तो किस टॉपिक पे बनाऊँ, चलिए बताइए। चलिए मिलते हैं दोस्तों मेरी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।